ये जो मोदी जी ने कहा है उसके बाद क्या ये अनुमान लगाया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है? संकट हमें लग रहा था कि टल गया है, अब वापस से वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है, कुछ हद तक तो बिगड़ा हुआ है। जनवरी 2026 का ही आंकड़ा ये बता रहा था कि म्यूचुअल फंड में जितना निवेश नहीं हुआ उससे ज्यादा तो लोगों ने ETF में निवेश किया। अब यही सोने की बढ़ती लोकप्रियता क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गई? आप प्रॉपर्टी में भी डरे हुए हैं, आप सोना चांदी में डरे हुए हैं, आप मार्केट में डरे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर बचे हुए साल में क्या करे? बाजार इससे बेहतर नहीं होगा। ना कमाना ये आपकी नाकामी है, बाजार की गलती नहीं है इसमें। रॉबर्ट कियोसाकी जी ने अभी हाल ही में मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट का अनुमान जताया। आपको भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? हमें इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ही प्रिसाइसली आप चार्ट देखें। चार्ट पर विश्वास करें या खबरों पर विश्वास करें? खबरें इज वेरी लेट, इट इज रिसाइकल्ड इंफॉर्मेशन। हायर बॉटम बन रहे हैं तो होल्ड करना है, लोअर पिक्स बन रही हैं तो एग्जिट करना है। ये अगर आप छोटा सा डिसिप्लिन रख लें तो गलत शेयर से आप तुरंत बच जाएंगे। 5 मिनट का एनालिसिस लाखों रुपए का नुकसान बचा सकता है। जो नए निवेशक मार्केट में प्रवेश किए हैं उन्हें आप क्या समझाएंगे? बाजार में पैसा बनता है लेकिन हर साल नहीं बनता है, तो कुछ डाउन ईयर्स होते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप यंग हैं तो जल्दी किस बात की है। कौन सा साल रहा है जो नहीं कमाने वाला रहा है? बहुत साल रहे हैं। कोई मेरा व्यूवर देख रहा है जो ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहता है लेकिन उसको कोई और छोर ही नहीं मिल रहा है कि शुरुआत करें कहाँ से, होमवर्क किया कैसे जाए, तो वो टिप्स आपकी क्या होगी? एंड आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल वे टू इन्वेस्ट। आपने चार्ट पढ़ने की बात कही और जब हम सर्च करने ढूंढते हैं तो हमें बहुत तरह के चार्ट मिलते हैं। प्रेफरेबली कौन सा पढ़ें, सबसे पहले शुरुआत की जाए? और अगर नया ट्रेडर ये समझना चाहे कि वो चार्ट पढ़ना वो सीख कितने दिन में लेगा? चार्टिंग सीखना आसान है, इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। मार्केट का सेंटिमेंट इस वक्त बिगड़ा हुआ है। पहले लोगों को समझ आ नहीं रहा था कि इस युद्ध वाले हालात में किया क्या जाए। निवेशक डरे हुए थे, FIIs लगातार पैसा मार्केट से निकाल रहे थे और अब वो कहावत है ना, एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा। मोदी जी ने पूरे देशवासियों से ये अपील कर दिया है कि तेल बचाओ, सोना अगर संभव हो तो 1 साल तक मत खरीदो। अब वही कहते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट से चलता है और सेंटिमेंट इस वक्त बिगड़ गया है। मैं कहूंगी इस मुश्किल की घड़ी में जब शायद आपको ना समझ आ रहा हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका अनुभव मार्केट में 2 दशक से ज्यादा का है। आप उन्हें इन्वेस्टर कह लीजिए, आप उन्हें ट्रेडर कह लीजिए, साथ ही सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट भी वो हैं। मेरे साथ पॉडकास्ट में कुणाल सरावगी सर, बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच शालिनी जी, थैंक यू सो मच। ये लाइन ठीक है कि मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है? देखिए, कुछ हद तक तो बिगड़ा हुआ है और अभी नहीं बिगड़ा है। मुझे लगता है कि 1.5 साल हो गया। अब 2024 में हाई लगा था निफ्टी में और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बाजार ठीक है, एक रेंज में रहा, बहुत वॉलेटाइल भी रहा, लेकिन जो सेंटिमेंट था जो 25 में था या जो 24 में था, वो सेंटिमेंट अब बाजार में नहीं है। तो डेफिनेटली पहले की तुलना में देखें तो बाजार में उस तरह का पैसा नहीं बना है 1.5-2 साल से। और अभी ये जो वॉलेटिलिटी है, डेफिनेटली देखिए ये थोड़ी सी लोगों को परेशान तो कर ही रही है। और हम देख रहे हैं कि संकट हमें लग रहा था कि टल गया है, अब वापस से वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। ये जो मोदी जी ने कहा है उसके बाद क्या ये अनुमान लगाया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि ये केवल भारत की समस्या है, ये एक ग्लोबल इशू है और हम सब इसकी वजह जानते हैं। हम जानते हैं कि US और ईरान के बीच में लंबी लड़ाई चल रही है और उससे एनर्जी क्राइसिस दुनिया भर में चल रहा है। उसके लिए भारत दोषी नहीं है और ना ही हमारा इसमें कोई दखल है, लेकिन इसकी गाज जरूर हम पर पड़ रही है। और आप देखिए, एक चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि बाकी देशों में हमने बहुत बड़ा एक ऑलरेडी इमरजेंसी टाइप सिचुएशन देखी है। वहाँ पर क्रूड की कीमतें, ऑयल की कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। हमारे यहाँ क्या है, अभी तक हमने वो पास ऑन जनता को नहीं किया है। तो एक तरह का बफर, एक तरह का अब्जॉर्प्शन गवर्नमेंट ने किया है उस शॉक का। तो उसको अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि हमने संकट को बहुत अच्छे से नेविगेट किया है।
और अगर हमारी निफ्टी को भी अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अभी भी 23,000 के आसपास निफ्टी चल रहा है, 26,000 का हाई है, तो हाई से बहुत ज़्यादा दूर हम नहीं हैं, डिस्पाइट कि इतना कुछ विश्व में भर में हो रहा है। तो हालांकि देखिए डेफिनेटली कुछ सुनते हैं नेगेटिव तो बुरा लगता है, या आपको लगता है बाजार गिर रहा है, कुछ चिंता भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कुल मिलाकर भारत ने बहुत अच्छे से नेविगेट किया है और आगे भी करेंगे। तो ये जो चेतावनी प्रधानमंत्री जी ने दी है, मुझे लगता है कि दिस इज कॉल्ड फॉर। और देखिए जब इतना बड़ा वैश्विक संकट है तो सभी को कुछ ना कुछ सहयोग तो करना ही चाहिए उसमें, तो वो हम करेंगे, तो मुझे लगता है कोई खास परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि गोल्ड में निवेश बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। हमने गोल्ड ETF भी देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग निवेश भी कर रहे हैं, और जनवरी 2026 का ही आंकड़ा ये बता रहा था कि म्यूचुअल फंड में जितना निवेश नहीं हुआ उससे ज़्यादा तो लोगों ने ETF में निवेश किया। अब यही सोने की बढ़ती लोकप्रियता क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सोना हम लोग हमेशा से खरीदते आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सोना कोई अभी हम लोग जमकर खरीदने लगे हैं। इनफैक्ट अब इन बढ़ी हुई कीमतों पर तो शायद लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं खरीदने में। सोना हम लोग, मुझे जब से याद है हमारे परिवारों में सोना खरीदा जाता है। आप देखो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, कोई विवाह हो, किसी तरह का आयोजन हो, हम गोल्ड जरूर खरीदते हैं। छोटे से छोटा भी परिवार हो तो उसमें कुछ क्वांटिटी में गोल्ड का कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो ये जो गोल्ड है, दिस इज इंडियाज गोल्ड फिक्सेशन इज एजेस ओल्ड, तो इसमें कुछ नया नहीं है। और रहा सवाल, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 साल के लिए आप वॉलंटरीली मॉनिटोरियम रखिए, मत खरीदिए, जिससे कि आयात नहीं करना पड़े। तो मुझे लगता है बहुत जायज़ बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर असर इसका पड़ रहा पड़ रहा है। और देखिए इंपोर्ट बिल भारत का काफ़ी बड़ा है, हम सब जानते हैं कि हमें क्रूड इंपोर्ट करना पड़ता है, और 10% टोटल इंपोर्ट बिल का गोल्ड की वजह से, जो कि अवॉइडेबल है। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है गोल्ड इंपोर्ट करने की, ऑलरेडी हमारे पास इतना गोल्ड है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम और इंपोर्ट करें। तो ये केवल हैबिट है या एक प्रेफरेंस है, तो इसको मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर इस पर कुछ काम करना ही चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी जी ने अभी हाल ही में मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट का अनुमान जताया, और न सिर्फ बड़ी गिरावट का अनुमान जताया, वो कहते कहते ये भी कह गए कि 26-27 में ये जो मार्केट क्रैश होगा वो बहुत बड़ा क्रैश रहने वाला है, और ग्रेट डिप्रेशन से इसकी तुलना भी उनकी तरफ से कर दी गई है। आपको भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए कम से कम भारत में बैठे हुए तो ऐसा नहीं लगता है। अब देखिए ज़रूर उन्होंने कोई ना कोई रिसर्च की होगी, उनके पीछे भी कोई आधार होगा इस बात का, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि जब बाजार गिरने लगता है तो इस तरह के स्वर सुनने को मिलते हैं। जब 2 दिन बाजार तेज हो जाता है तो ये कहीं ये बातें छुप जाती हैं, और वापस से जब तेज हो जाता है तो सब लोग बोलने लगते हैं कि यार इतना अच्छा लेवल था, ख़रीदना चाहिए था, निफ्टी तो 35,000 हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी, और जब गिरता है तब हम कहते हैं कि 10,000 हो जाएगी। तो ये देखिए दिस इज़ मोर सेंटिमेंटल एंड दिस इज़ नॉट एक्शनेबल। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप इसके बेसिस पर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो हालांकि वो अपनी जगह सही होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ही प्रिसाइसली आप चार्ट्स देखें, मार्केट्स को इवेल्युएट करें, और ये बात समझें कि भाई हमारी इकॉनमी में कोई बदलाव नहीं आया, इतना बड़ा शॉक है, उसके बावजूद भी आप देखिए रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, हमारी इकॉनमी भी अच्छा कर रही है, मार्केट्स भी कुल मिलाकर ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ऐसा हतोत्साहित होने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं। बहुत से जो नए इन्वेस्टर हैं, खासकर मुझे लगता है मैं यंगस्टर के लिए बात आपसे समझना चाहती हूँ, जो अभी ही मार्केट में आए थे और मार्केट में आने के बाद बीते क्योंकि 2-3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न तो उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उन जो नए निवेशक मार्केट में प्रवेश किए हैं उन्हें आप क्या समझाएंगे? उनमें से बहुत, मैं ये मान के चल रही हूँ, मेरे पास कोई डेटा नहीं है सर, पर मैं ये मान के चल रही हूँ कि उनमें से बहुतों को ये लग रहा होगा कि अरे ये तो गलती हो गई, अरे ये तो खाली सपना दिखाया जाता है कि मार्केट से पैसा बनता है। तो वो जो यंगस्टर है उनको आपकी क्या सलाह है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजार में पैसा बनता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हर समय नहीं बनता है। तो अगर आपका ये इरादा था या ये विचार आपके मन में कहीं से आ गया कि बाजार तो देखिए एक पैसे की गंगा है जिसमें केवल आपको डुबकी लगानी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए बाजार में पैसा जो है वो समय पर आता है, आपको अपना इरादा दिखाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और अगर आप सही ढंग से निवेश करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट्स में अब तक पैसा बनता आया है। जैसा आपने कहा 2 दशक से ज़्यादा मुझे हो गए हैं, तो मुझे इतने समय में दिखा कि बाज़ार में पैसा बनता है, लेकिन हर साल नहीं बनता है। तो कुछ डाउन ईयर्स होते हैं, और जो पिछले 1.5-2 साल हैं वो वैसा ही डाउन ईयर का पीरियड रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैंने कहा कि पॉकेट्स ऐसी रही हैं जिसमें पैसा बना है। तो अगर आप एक अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो आपने 2 साल में भी ठीक ठाक किया है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप जनरल मार्केट की बात करें तो शायद पैसा नहीं बना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं बनेगा, तो आगे पैसा बनेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप यंग हैं तो जल्दी किस बात की है, आपके पास तो समय है,
समस्या उनके लिए है जो ओल्ड हैं और जो अब निवेश कर रहे हैं। जो यंग हैं उनको तो विशेष रूप से पेशेंस रखना चाहिए। अब आप देखिए वॉरेन बफेट जो है ये कहते रहे 80 के एज में भी, 90 के एज में भी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। और हमारे यहाँ देखिए 15, 20, 22 साल के जो युवक हैं वो कहते हैं कि जल्दी जो शेयर बढ़ेगा उसका बताइए, लंबे समय के लिए हमें होल्ड नहीं करना है। तो अभी आपके पास टाइम इज ऑन योर साइड, सो यू शुड डेफिनेटली होल्ड एंड यू शुड बी पेशेंट। आपके पास भी ऐसे यंगस्टर आते हैं जो ये कहते हैं जल्दी पैसा बने, वो शेयर सबको बताइए। तुरंत पैसा कमाना है, कुछ को तो उसी दिन कमाना है। हाँ। और वो चाहते हैं कि कल उसी तक दिन भी कमाने वाले हैं। जी 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 बिल्कुल, बहुत बड़ा व्यापार है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, उसी समय पैसा लगाना है, उसी समय कमाना है। हाँ। ठीक है, तो देखिए हर बाजार में देखिए क्या है, जिस तरह भगवान तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, वैसे ही शेयर बाजार में पैसा कमाने के भी बहुत रास्ते हैं। तो कोई कमी नहीं है, आपको इंट्राडे में पैसा कमाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले सीखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके खतरों को समझना चाहिए, फिर आप पैसा लगाएं तो सफल होंगे। आपके लिए वो कौन सा साल रहा है जो नहीं कमाने वाला रहा है? बहुत साल रहे हैं, मतलब देखिए ऐसा नहीं होता है, कई साल तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर बाजार बढ़ गया हो और उस साल आपने नहीं कमाया हो। देखिए अभी तो बाजार बढ़ा नहीं तो और हमने नहीं कमाया तो किसी तरह की समस्या नहीं है, मार्केट जैसा है वैसा ही है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बाजार तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन आपने उस साल नहीं कमाया, तो बड़ी उसकी आपको चिंता होती है, दुख होता है। तो ये एक्सपीरियंस है। देखिए मार्केट आपको हर तरह के स्वाद चखाता है एंड इट टेस्ट्स यू वेल बिफोर इट रिवॉर्ड्स यू। तो वन शुड बी पेशेंट। और इनफैक्ट जिसको हम कहते हैं बिगिनर्स लक, शुरू में पैसा बन जाता है लेकिन बाद में आपको बाजार की हकीकत, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो एफर्ट लगता है वो समझ आता है। तो मुझे लगता है थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। 2026 क्या वो साल है जिसमें पैसा बन पाए? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, मैं आपको बताऊं कि ये हम 5वां महीना चल रहा है और 5 महीने से तो लगभग सबने ना के बराबर कमाया है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अब जो बचा हुआ 7 साढ़े 7 महीना है, तो 2026 है पैसा बनाने वाला साल? देखिए मैंने एक वीडियो जारी किया था कुछ समय पहले और मैंने कहा था कि मेरा विश्वास ये है कि 2026 में बाजार नया हाई बनाएगा अगर 22,000 का लेवल निफ्टी नहीं तोड़ता है। तो मैं आज भी उस पर ही अडिग हूँ। मुझे लगता है कि अगर 22,000 नहीं जाता है तो दिस कैलेंडर ईयर यू शुड सी अ न्यू हाई। तो बाजार में पैसा बनेगा और बनता ही रहेगा, लेकिन उसके लिए अगर देखिए मान लीजिए इस कैलेंडर ईयर में नहीं भी बना और अगले साल 3 महीने में बन गया, तो मुझे लगता है उतना प्रिसिशन से टाइमिंग के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो पैसा आप कैपिटलाइज कर पाते हैं, क्या वो आपके अकाउंट तक आता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने कहा भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, मार्केट्स में कमाने का भी कई रास्ता है, आपका फेवरेट कौन सा है? देखिए हर व्यक्ति का अपना टेम्परामेंट होता है। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग से लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग ऑप्शन सेलिंग करके कमाते हैं, कुछ ऑप्शन बाइंग करके कमाते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वॉरेन बफेट जैसे हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करके कमाते हैं, कुछ लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करके कमाते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके, अलग अलग रास्ते हैं। जो रास्ता मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा इफेक्टिव काम करता है, दैट इज़ मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो आई वुड कॉल माई सेल्फ ए मोमेंटम इन्वेस्टर। आई थिंक दैट इज़ समथिंग जिसने कम से कम मुझे लगता है कि एक मेरे टेम्परामेंट से मेल खाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए क्या होता है, जो लोग सुन रहे हैं नए लोग हैं उनको मेरी सलाह ये रहती है भाई अपने आप को पहचानिए पहले। हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। मान लीजिए आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहां आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है, मान लीजिए पेशे से आप डॉक्टर हैं और आप उसके बावजूद जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का मंसूबा रखते हैं, तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी आपको। तो यू शुड रियलाइज योर लिमिटेशंस, योर टेम्परामेंट एज अ पर्सन, और उसके बाद फिर आप एक ट्रेडिंग का रास्ता या इन्वेस्टिंग का रास्ता चुने तो मुझे लगता है सफलता ज़्यादा बेहतर मिलती है। आप हमें अगर थोड़ा शॉर्ट में बता पाएं कि कौन सी ट्रेडिंग किसके लिए बनी है? देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग मेरा मानना है इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो वो तब करना चाहिए जब आप इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हो, ये ले सकते हो, क्योंकि देखिए उसमें समय भी लगता है, पूरे समय स्क्रीन के सामने बैठना आसान काम नहीं होता है, बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब आप इंट्राडे में सफल हो पाते हैं। या फिर आप एक मैकेनिकल ट्रेडर हैं, आपको कंप्यूटर में अच्छी समझ है, आप मैकेनिकली ट्रेड करते हैं, एल्गो करते हैं, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इन्वेस्टिंग तो देखिए सब कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग ऐसी चीज़ है विच इज़ अ गुड हैबिट, एवरीबडी शुड इन्वेस्ट। और देखिए ये तो हमारा भाग्य है कि हमारा जन्म भारत में एक ऐसे समय पर हुआ जब इस तेज़ी से हमारी इकॉनमी का विस्तार हो रहा है और इक्विटी कल्चर जो है वो रूट ले रहा है। देखिए एक समय था, मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, उस दौर में तो इक्विटी पर या शेयर बाजार पे लोगों का विश्वास ही नहीं होता था। और आज आप देखिए हम अपनी सेविंग का कितना बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में डाल रहे हैं, यंगस्टर्स डाल रहे हैं। तो मार्केट्स हैव कम अ लॉन्ग वे।
अब आप देखिए 24-25 करोड़ मेरे ख्याल डीमैट खाते हो गए। तो दिस इज़ अ बिग चेंज। उस इन्वेस्टमेंट पैटर्न में भी क्या आप लोगों की कोई बहुत बड़ी गलती देखते हैं? हाँ, देखिए क्या होता है कि सबको शॉर्ट टर्म में या तुरंत रिटर्न्स चाहिए। तो देखिए दिस इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पर कि केवल भाग्य काम करता है, आपको स्किल भी एक्वायर करनी चाहिए और उसमें थोड़ा समय देना चाहिए। इसको सीखिए, कहीं भागा नहीं जा रहा है, आपका अपना पैसा है और अपने पैसे को बहुत ही सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो गिव इट टाइम, लर्न दिस वेल। और एक बार आप सीख लेंगे तो एक लाइफ स्किल है ये, जीवन पर्यंत काम करेगी आपके लिए। क्या आपने ऐसा पाया है कि लोग सिप शुरू तो बड़े अच्छे से करते हैं और प्लान करके करते हैं, लेकिन जैसा सेबी का डेटा भी बताता है कि उसमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिप को रोक देते हैं बीच में ही, 3-1 साल से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते। फिर जो बचे हुए लोग होते हैं वो 5 साल से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते। तो क्या ऐसे कुछ लोग आपके भी संपर्क में हैं या सवाल या पूछते हैं? देखिए क्या है कि देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ थॉट कि हम कर क्यों रहे हैं। अब हम सब ने सुना कि भाई म्यूचुअल फंड सही हैं, एसआईपी करना चाहिए, या आपके कोई जानकार थे जिन्होंने एसआईपी के जरिए पैसा कमाया, तो आपको लगता है मुझे भी करना चाहिए, तो आपने डाल दिया, लेकिन आपका कन्विक्शन नहीं है। तो शेयर बाजार में हम कहते हैं बोरोड कन्विक्शन से आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। बोरोड कन्विक्शन मतलब आपने खुद कोई मेहनत नहीं की, किसी ने बस कह दिया। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि फला शेयर खरीदिए, आपने मेरे कहने पर खरीद लिया, तो उसको आप पूरी तरह से राइड नहीं कर पाएंगे, उसमें पैसा नहीं बन पाएगा। पहली चीज़ है खुद इसको समझिए। तो मेरा हमेशा से मानना है कि म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डू योर होमवर्क, लर्न दिस वेल एंड देन मेक एन इन्वेस्टमेंट, तब आप कन्विक्शन के साथ होल्ड कर पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये होमवर्क अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, कोई मेरा व्यूअर देख रहा है जो ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उसको कोई और छोर ही नहीं मिल रहा है कि शुरुआत करें कहाँ से, होमवर्क किया कैसे जाए, तो वो टिप्स आपकी क्या होगी? देखिए आजकल लकीली क्या है और अनलकीली भी एट द सेम टाइम, लकीली ये है कि बहुत इन्फॉर्मेशन है और मुफ्त में अवेलेबल है। इतने वीडियोस हैं, इतने चैनल्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किताबें उपलब्ध हैं। मुझे याद आता है जब मैंने शुरू किया था उस समय चार्टिंग सॉफ्टवेयर ढूंढना एक बहुत बड़ी मुश्किल काम होता था। आज आप देखते हैं कि सभी के पास चार्टिंग सॉफ्टवेयर का एक्सेस है। तो वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो आपको ये नहीं पता लगता कि ये विश्वसनीय जानकारी है कि नहीं, ये जो कहा जा रहा है ये सही कहा जा रहा है कि नहीं। और अब उसमें हम देख रहे हैं एआई भी आ चुका है, डीप फेक भी आ चुका है, तो बड़ा एक समस्या है। तो आपको एक बैलेंस बनाना है, धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। मेरा विश्वास ये है कि भाई देखिए हर व्यक्ति को चार्टिंग आनी चाहिए। तो चार्टिंग एक लाइफ स्किल है, शुरू करें, उसको धीरे धीरे सीखें। बेसिक चार्टिंग भी आपको आती है तो आप ब्लंडर नहीं करेंगे बाजार में। और बेसिक चार्टिंग जब आपको आ जाएगी और फिर आप अपने पुराने ट्रेड्स को कभी निकाल करके देखेंगे तो आपको इतना आश्चर्य होगा कि यार मैंने कैसे ले लिया था ये उस समय, या फला शेयर मैंने उस समय बेचा क्यों नहीं, साफ दिख रहा था कि बेचना था। तो ये जो चार्टिंग है ये मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। एक और यहाँ पर भ्रम ये रहता है कि चार्टिंग तो टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है। मेरा करियर इस बात का गवाह है कि टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत काम करता है। तो अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप मोमेंटम देखकर, चार्ट्स देख करके इन्वेस्टिंग करें, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वंडरफुल वे टू इन्वेस्ट। तो चार्टिंग इज समथिंग विच आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू स्टार्ट विद। ऑफ कोर्स अगर आपका विश्वास फंडामेंटल एनालिसिस में है तो ज़रूर उसके बारे में भी जानें, जानने में कोई हर्ज नहीं है, सब कुछ जानना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतना बेहतर होता है, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। डिसजॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मेरी राय में ज़्यादा नुकसान करती है बजाय इसके कि इन्फॉर्मेशन ना हो। आपने चार्ट पढ़ने की बात कही, और जब हम सर्च करने ढूंढते हैं तो हमें बहुत तरह के चार्ट मिलते हैं। एक हमने देखा है उसमें वो कैंडल चार्ट रहता है, एक हमने देखा है लाइन चार्ट रहता है, फिर एक हम देखते हैं हाइकनाशी चार्ट है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, प्रेफरेबली कौन सा पढ़ें, सबसे पहले शुरुआत की जाए? देखिए मेरे हिसाब से जो चार्टिंग है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, देखिए चार्टिंग कुछ नया नहीं बता रही है आपको। मतलब जो चार्ट्स हैं वो सबके लिए सेम हैं। जो चार्ट मैं देख रहा हूँ वही चार्ट आप भी देखेंगे, वही चार्ट आप कैसे भी निवेशक हैं आपको वही चार्ट दिखाई पड़ेगा। तो कोई नई इन्फॉर्मेशन चार्ट से नहीं मिलती। चार्ट आपकी इन्फॉर्मेशन को बेहतर ढंग से स्टेटिस्टिकली ऑर्गेनाइज करके आपके सामने रखती है। स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज़ करके आप उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो टूल्स बहुत सारे हैं, हमने सब ने स्टेटिस्टिक्स स्कूल कॉलेज में पढ़ी है। वो सारी चीज़ें चार्टिंग में उपलब्ध हैं।
तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स को ठीक से समझते हैं तो आप चार्टिंग सीखते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि चार्टिंग भविष्य में क्या होगा ये नहीं बताती है। तो एक बहुत बड़ी गलती, हम सब बहुत प्रिडिक्टिव होते हैं। हम चाहते हैं, हम देर से सवाल लोग ये करते हैं कि सर ये बताइए कि अगले हफ्ते निफ्टी का लेवल क्या होगा, या आज निफ्टी कहाँ बंद होगा। देखिए, इसका कोई जवाब मुझे नहीं लगता कि विश्व में किसी के पास है। हमारा ये काम नहीं है कि हम ये कयास लगाएं या इस तरह के प्रिडिक्शंस करें। हमारा काम ये है कि हम वर्तमान को चार्ट्स के जरिए बेहतर समझ पाएं। हमें ये पता होना चाहिए चार्ट देखकर कि अभी करना क्या है, बाय करें, होल्ड करें, एग्जिट करें, कौन से लेवल के नीचे हम एग्जिट करेंगे, कौन से लेवल के ऊपर बाय करेंगे। इसकी क्लैरिटी आपको चार्ट देती है। तो एक बार आप चार्ट देखने लगते हैं तो आपके पास एक कंपस आ जाता है, जिस कंपस के जरिए आपको रास्ता पता लगता है। तो चार्ट देखना बहुत जरूरी है। और रहा सवाल कहाँ से शुरू करें, बेसिक लाइन चार्ट देखिए। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब आपको जानकर हैरत होगी कि 1500 से ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं। तो चार्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। अब उस कॉम्प्लिकेशन में न पड़ते हुए अगर आप सिंपल चार्ट्स भी देखना ठीक ढंग से जान जाएंगे तो वो भी लाइफ सेविंग है। तो मेरी राय में डेफिनेटली उस पर फोकस करना चाहिए। और अगर नया ट्रेडर ये समझना चाहे कि वो चार्ट पढ़ना वो सीख कितने दिन में लेगा, तो क्या जवाब होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। बेसिक डिसिप्लिन चार्टिंग कहा जाता है। चार्टिंग सीखना आसान है, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो सबसे टफ काम है, मान लीजिए कोई स्टॉक है जो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, चार्ट कह रहा है उसको बाय करें। अब आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा उसको बाय करने का, क्योंकि वो भाग चुका होगा। और जहाँ पर बेचने का लिए चार्ट कहता है कि भाई बेच दीजिए, वहाँ आपको घाटा लेना पड़ेगा, तो आपका मन बेचने को नहीं करेगा। तो चार्ट के सिग्नल्स पढ़ना लगभग बहुत आसानी से समझ आ जाता है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो कन्विक्शन चाहिए, दैट टेक्स टाइम टू बिल्ड। और वो हर व्यक्ति के लिए अलग है। तो कुछ लोग हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए आसान होता है। कुछ लोग होते हैं जो वैसे ही इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, तो उनको थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो हर व्यक्ति अलग है। लेकिन चार्ट रीडिंग एज अ साइंस और एज अ कॉन्सेप्ट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये आपके साथ भी होता है, और इनफैक्ट मैं समझना चाहती हूँ कि 20 साल के अनुभव के बाद भी ये आपके साथ होता है कि चार्ट बोल रहा है कि निजी बेच दो, लेकिन आपका दिल कह रहा हो कि नहीं, रहते हैं, देखते हैं। नहीं, देखिए, मैं दिल की बात कम सुनता हूँ जनरली स्पीकिंग। तो मतलब मुझे लगता है कि इट हैज़ टेकन मी टाइम टू रियलाइज कि माई इंट्यूशंस आर रॉन्ग मोस्टली। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भी मुझे ये रेट देखकर इंट्यूशन हो गया, चार्ट देखकर मन में से आवाज़ आ गई। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, और वो आती भी है तो मैं उसको दबाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। तो जो चार्ट कह रहे हैं, मैं ऑब्जेक्टिवली उस पर काम करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी है टू मेक मिस्टेक्स, सो वंस इन अ वाइल यू डू स्ट्रे, एंड मतलब दैट हैपन्स। और कई बार ऐसा होता है कि भाई चार्ट आपको संकेत दे रहा है, लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा होता है। और इसमें कई बार देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टॉक देखा, चार्ट पर सेल का संकेत आ रहा है। अब उसी समय आपने किसी से बात की और उन्होंने कोई बहुत ही इंटेलिजेंट व्यू दिया आपको स्टॉक के बारे में, उसके फंडामेंटल्स के बारे में, एंड दैट क्रिएट्स अ डाउट इन योर माइंड। अब आपको लगता है देखिए कंपनी तो अच्छी है और चार्ट कह रहा है सेल, तो फिर क्या करें? तो आप कहते हैं चलो एक दिन और देख लेते हैं। बस ये जो एक दिन और देख लेते हैं जो है, ये बड़ा घातक होता है। अगले दिन आप देखते हैं कि शेयर 10% नीचे होता है, तो अब जो बेचना था वो और मुश्किल हो जाता है। तो आप ट्रैप हो जाते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन ये कहता है भाई जब एग्जिट आ गया, एग्जिट कर दीजिए, पहले निकल जाइए, फिर बाद में पछताइए। तो पछतावा जो है वो बाद में रखिए उसके लिए, लेकिन पहले एक बार बटन जरूर दबा दीजिए। तो दैट डिसिप्लिन टेक्स टाइम टू बिल्ड, बट विद टाइम इट हैपेंस। स्टॉप लॉस का कितना रोल रहता है, मैं ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो स्टॉप लॉस लगाते ज़रूर हैं, लेकिन या तो बहुत ही नीचे लगा देते हैं। उनको वो रूल नहीं पता है कि अगर आपने कोई सौदा शुरू किया है, जैसे अमेरिका भी युद्ध लड़ा ना ईरान के साथ, उसने शुरू तो कर दिया, उसको पता नहीं है ख़त्म कहाँ करना है। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इसका कोई नियम होता है? बिल्कुल होता है। इसका पूरा एक विज्ञान है। विज्ञान तो नहीं कहूँगा उसको, लेकिन एक स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो उसको ATR मैं कहता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज, एक इंडिकेटर होता है चार्ट पर, उसकी मदद से आप स्टॉप लॉस रखें। तो स्टॉप लॉस, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई बार स्टॉप लॉस बहुत बड़े लोग रख लेते हैं ये सोच के कि भाई छोटा स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, बड़ा रख लेते हैं। कई बार बहुत छोटा रख लेते हैं कि हमें नुकसान नहीं देना है, तो पास का स्टॉप लॉस रखें। तो ऑप्टिमम स्टॉप लॉस, और उसके लिए चार्ट देखना जरूरी है। तो ATR की मदद से स्टॉप लॉस तय करें और फिर रखें। और बिल्कुल स्टॉप लॉस के बिना तो देखिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसे ही फिर अंधेरे में तीर लगा रहे हैं, कभी सफल हो जाएंगे, कभी पूरे पैसे एक ट्रेड में ही चले जाएंगे। तो स्टॉप लॉस के बिना अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं।
ये बार बार जो आप चार्ट पढ़ने वाली बात कर रहे हैं, उससे वो व्यूअर जिसने मैथ्स नहीं ली थी स्कूल में, जी। क्योंकि मैं तो कह रही हूँ कि मैं नए इन्वेस्टर के लिए आपसे समझ रही हूँ, तो वो जो ये सोच रहा है कि मेरी मैथ्स तो वीक है या मैंने तो स्कूल में पढ़ी नहीं है मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स की आपने बात की तो वो भी कईयों का सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, जी। वो पढ़ पाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इट इज़ ग्राउंडेड इन साइंटिफिक लॉजिक। तो आप पढ़ने लगेंगे तो आपको बहुत रुचि आएगी इसमें, और इसके लिए कोई बहुत विशेष स्किल्स नहीं चाहिए। आपको जानकर हैरत होगी कि बहुत ही यंग लोग, मतलब स्कूल में पढ़ रहे बच्चे भी आजकल चार्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है चाहे वो ट्रेड करें या ना करें, बट चार्ट देखना उनको आता है तो अच्छी बात है, एक स्किल है, इसको सीखना चाहिए। और इसके लिए कोई ख़ास मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हाई आईक्यू चाहिए या कोई आपको बैकग्राउंड चाहिए, कोई भी सीख सकता है। एक और आम बीमारी मुझे लगता है ट्रेडर की होती है और वो होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें? देखिए, रूल्स चाहिए। ट्रेडिंग हैज़ टू बिकम बोरिंग। देखिए, जब तक ट्रेडिंग बहुत एक्साइटिंग है आपके लिए तब तक आप पैसा नहीं कमाएंगे। एक्साइटमेंट तो भरपूर मिलता है बाजार में, लेकिन फिर पैसा नहीं मिलता है। और जब आप इसको बोरिंग बना देते हैं तब पैसा बनता है लेकिन एक्साइटमेंट नहीं मिलता। अब आपको चुनाव करना है कि आपको एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए, या आपको पैसा चाहिए। पैसा कमाना जनरली बोरिंग होता है, तो इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट हैज़ टू बी बोरिंग। तो जैसे ही आप वो एक्साइटमेंट हटा देते हैं तो ओवर ट्रेडिंग की टेम्पटेशन भी खत्म हो जाती है। जब तक ये एक्साइटिंग है, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो एक रात में करोड़पति बनना है, मुझे तो कल के ही ट्रेड में इसमें 10 लाख कमाने हैं, 20 लाख कमाने हैं, ये जो आपके अंदर इच्छाएं हैं ये धीरे धीरे करके विद टाइम रैशनलाइज हो जाती हैं। आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बन जाते हैं एंड दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग रियल मनी। तो इट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। और अगर क्योंकि सबको तो पैसे ही छापना है, घाटा कोई देना चाहता है नहीं जी। और लोग ये समझना चाहें कि अगर मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, लॉस वाला तो खैर किसी को नहीं बनना है, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आप उन्हें अगर मैं पूछूं 3 बातें तो कौन सी बताएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा भी। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूं। जैसे अब ये कहा जाए कि भाई आप बहुत ही सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, फर्स्ट आना चाहते हैं क्लास में, तो वो हर व्यक्ति का, हर बच्चे का यही ड्रीम रहता है। तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी हम सब चाहते हैं प्रॉफिटेबल रहें। लेकिन सवाल ये है कि आप 2 साल तक मान लीजिए प्रॉफिटेबल रहे भी और तीसरे साल आपने इतना नुकसान किया कि वो 2 साल का प्रॉफिट भी वाइप आउट हो गया और कैपिटल भी चली गई। तो ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जिसमें प्रॉफिट ये मूविंग टारगेट है, तो इतना सिंपल नहीं है। आपको एक सिस्टम बनाना है और उस सिस्टम के अंतर्गत फिर ट्रेड करना है। और फिर देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, देखिए अगर बाजार बढ़ेगा तो सबको पैसा बनता है। बाजार ही नहीं बढ़ा मान लीजिए तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल टू मेक मनी, क्योंकि सब लोग लॉन्ग ओनली होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्ग ओनली होते हैं। तो अगर बाजार नहीं बढ़ा तो फिर पैसा नहीं बनता है। तो इसमें केवल आप ही का फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनको लेकर के चलना है। मैंने शरद कोहली सर का जब पॉडकास्ट किया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में आज तक एक भी शख्स ऐसा नहीं देखा जो इंट्राडे करता हो और हमेशा सक्सेसफुल रहे या हमेशा जिसको प्रॉफिट हो। उनका ये कहना था कि कभी ना कभी तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस होगा और बहुत बड़ा तगड़ा आपको लॉस रहने वाला है। क्या ये वाकई सच है? नहीं, देखिए क्या है, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या हैं कि आप एक पीरियड देखें जहाँ पर वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कोई एक ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो लॉस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। तो देखिए, अगर आप सोचें कि भाई लॉस होना किसी तरह की कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई जजमेंट है आपके खिलाफ, आप लॉस हो गए तो आप किसी लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। लॉस इज़ एवरीडे अकरेंस। यू हैव टू मेक फ्रेंड्स विद लॉसेस। तो आपको जितनी जल्दी आप दोस्ती नुकसान के साथ कर लेते हैं उतना आसान होता है आपके लिए। तो उसका स्टिग्मा नहीं रखना चाहिए कि मुझे लॉस कैसे हो गया, मैं इतना तीरंदाज ट्रेडर हूँ, मेरे तो लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो वंस यू एक्सेप्ट लॉसेस इट बिकम्स पार्ट, इट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो वंस यू ब्रेक इट डाउन इनटू द मैथ्स इट बिकम्स मोर रीजनेबल। तो नुकसान होने में कोई परेशानी नहीं है और सभी को लॉस होता है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। वॉरेन बफेट ने 2-1 इन्वेस्टमेंट्स में बड़ा घाटा किया था एक ज़माने में, डेक्स्टर शूज़ करके कंपनी थी। तो एवरीबडी हैज़ लॉस्ट मनी, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको नुकसान कभी ना हुआ। ये आपने जितना आसानी से कहा, क्या करना उतना ही वाकई आसान होता है? 100% बहुत मुश्किल होता है और मेरा मानना है कि भाई दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट वे टू मेक अ लिविंग, very very difficult way to, but then you have to do something difficult to make real money. तो very interesting दो, और बहुत मज़ा आता है इसमें। आप देखिए, कभी डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो कभी कोई और आ जाता है और आपका पूरा मन लगा रहता है।
तो एक चीज़, और फिर देखिए एजुकेशन बहुत होती है। अब आप देखिए जब कोविड हुआ था तो सब लोग जो हैं इंडिया में वो कोविड एक्सपर्ट्स बन गए थे, और अब हम देख रहे हैं कि सब लोग डिफेंस एक्सपर्ट्स बन गए हैं, कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बन गया है। तो बाज़ार आपको बहुत कुछ सिखाता है, और मुझे लगता है कि साइकोलॉजी बहुत आपको समझ आती है अपनी खुद की भी, लोगों की, अगर आप बाज़ार में एक्टिव हैं तो। फिर इन्फ्लुएंसर के बारे में आपने नहीं कहा। देखिए फिन इन्फ्लुएंसर्स के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा मेहनत का काम करते हैं वो लोग, और बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया बाज़ार में आने के लिए, निवेश करने के लिए। अब देखिए कंपाउंडिंग है, अभी मैं हाल में एक इवेंट में था, तो उसमें बहुत यंग बच्चे थे और सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता था, और सब ने सोशल मीडिया पर ही उसके बारे में जाना था। तो बहुत बड़ी पावर है सोशल मीडिया की, इसका कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ आप सुनते हैं सोशल मीडिया पर, ज़रूरी नहीं है वो सच हो, या वो सही हो, या वो ऑथेंटिक हो, या वो काम का हो। तो वो जांच वो आपको खुद करनी है, मतलब दैट इंटेलिजेंस यू हैव टू ब्रिंग। बट आई थिंक इफ़ यू कैन डू दैट तो बहुत रास्ते खोल देता है सोशल मीडिया, और अगर आप सही ढंग से उसका इस्तेमाल करें तो बहुत इन्फॉर्मेशन जो अदरवाइज़ आपको किसी कॉस्ट पे मिलती है वो मुफ्त में मिल जाती है सोशल मीडिया में। तो मुझे लगता है कि अगर सही ढंग से ये इन्फ्लुएंसिंग हो रही है तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। मैं बचे हुए 2026 की अगर आपसे बात करना चाहूँ, मार्केट को कोई पहले से समझ नहीं सकता है, आकलन कर नहीं सकता है, जैसा आपने भी कहा। लेकिन ये जो परिस्थिति अभी की बनी हुई है, हमने सर पहले देखा कि मार्केट हमें बहुत अच्छा दे नहीं रहा था, लेकिन एक समय ऐसा था जब गोल्ड एंड सिल्वर से आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिल रहा था। फिर उसके बाद 26 की जैसे ही शुरुआत होती है, हमने देखा कि चलो सोना चांदी पर जो पैसा बन रहा था वो भी लोगों का जाने लगा। प्रॉपर्टी, अभी मैं देख रही थी कि चाइना में आज प्रॉपर्टी का रेट पिछले 20 साल पहले का जो रेट है वो पहुंच चुका है। और अब लोग ये भी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर चाइना में प्रॉपर्टी 2005 वाले रेट पे मिल रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत में भी प्रॉपर्टी का यही हाल हो जाए। तो आप प्रॉपर्टी में भी डरे हुए हैं, आप सोना चांदी में डरे हुए हैं, आप मार्केट में डरे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर बचे हुए साल में क्या करे? देखिए जैसे आपने अभी शुरू में कहा ना कि मुझे 2 दशक हो गए हैं, तो 2 दशकों में कभी ऐसा मौका नहीं आया जब डर ना हो। तो अगर आप सोचें कि कोई एक ऐसा टाइम था जब बहुत बढ़ता है बाजार तो लगता है यार बहुत बढ़ गया है, गिर जाएगा। जब गिरा हुआ होता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चल ही रहा होता है। तो कभी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि क्लियर पाथ आपको दिखता हो। तो बाजार का यही संकट है कि देयर विल ऑलवेज बी अनसर्टेनिटी, और उसी में आपको डिसीजन लेना है। तो ऐसा नहीं है कि डर नहीं होता, डर तो हमेशा रहेगा, नेगेटिविटी हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा होगा, तभी लोग शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं। तो मार्केट में हमेशा दोनों धाराएं सुनने को मिलती हैं और इसीलिए बाजार चलता है। लेकिन आपको उसी अनसर्टेनिटी में अपना रास्ता खोजना है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ परफेक्टली पार्ट ऑफ व्हाट हैपेंस ऑल द टाइम, और इस बार भी हम देख रहे हैं नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है जो हमने कोविड में देखी है। अब जब हमने कोविड बर्दाश्त कर लिया, जब यही नहीं पता था कि लोग कितने बचेंगे, तो ये देखिए तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो उसके बावजूद आप देखिए बाजार भी इतनी बड़ी रैली बनी 21 में। तो वी कैन सी रैलीज अगेन, और फिर आप ये भूल जाएंगे, फिर बाद याद भी नहीं रहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप होते थे कभी। अभी आगे आप बड़ी रैली बनते हुए देख पा रहे हैं? मुझे ये नहीं पता कब होगा, बट आई एम श्योर कि जिस तरह हमारी इकॉनमी की ग्रोथ हो रही है, हमारी कंपनीज की ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली एट सम पॉइंट देयर विल बी अ बिग रैली, बट आई डोंट नो कि कब होगी। और जब होगी तो ये बात तय है कि आप उसमें हिस्सा जरूर लें। चार्ट देखें, चार्ट पे वो दिखेगा आपको होता हुआ, ब्रेकआउट आएगा, लेवल्स बढ़ेंगे, प्रीवियस हर्डल्स पार होंगी, आपको मौके मिलेंगे। आप ले पाएं या ना ले पाएं ये आपके ऊपर है, लेकिन चार्ट जरूर आपको साफ संकेत देगा। तो उस मौके का हम फायदा उठा पाएं, ये कैसे संभव होगा? इसके लिए देखिए अपने ऊपर विश्वास रखना है, चार्ट्स पर विश्वास रखना है, रिस्क को ठीक से मैनेज करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट आई थिंक इज एन अंडररेटेड थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपना खतरा सही ढंग से समझें, फिर उसके बाद उसको लें। तो मुझे लगता है कि बहुत पैसा बनेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है आने वाले 10 साल स्वर्णिम होंगे, एंड नेक्स्ट 10 years यू शुड बी मेकिंग ह्यूज मनी। ऑल यू हैव टू डू इज टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से आपको बचाना। क्योंकि आपके मन में जो ये बातें चलती रहती हैं, देखिए अब हम में से कोई भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो गया नहीं है, लेकिन सब एक्सपर्ट हैं उसके। तो वो सारी बातें छोड़ दीजिए, आप केवल चार्ट पर विश्वास रखिए, और उसमें जो दिख रहा है उसके आधार पर ट्रेडिंग करिए, निवेश करिए। चार्ट पर विश्वास करें या खबरों पर विश्वास करें? क्योंकि खबरें ये कह रही हैं, देखिए खबरें इज वेरी लेट, इट इज रिसाइकल्ड इंफॉर्मेशन।
तो उस पर कभी भी पैसा कमा पाना बहुत मुश्किल। खबर केवल आप तक आए तो अलग बात है, लेकिन खबर तो सबके पास आती है एक ही समय पर, तो उस खबर से आप विशेष रूप से पैसा कैसे कमा पाएंगे? तो देयर इज अ फिलोसफिकल इशू विद दैट। तो खबर पे पैसा कमाना असंभव है। और खबरें जो इस तरह की आ रही हैं कि अर्थव्यवस्था भी नुकसान में है, हम चौथी से छठी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और भविष्य को देखते हुए, क्योंकि मंदी की आहट भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सुनाई दे रही है, कुछ लोगों का ये दावा भी है कि यूरोप और अमेरिका तो छुपा रहे हैं मंदी, तो वहाँ पर आ चुकी है। तो इन सारी परिस्थितियों में क्या निवेश लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित रह पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। 100%। देखिए, जब आप देखिए जब मंदी चरम पर होती है तभी बाजार बॉटम बनाता है, ये हमने में भी देखा। तो आप देखिए, चिंता नहीं करनी है आपको। देखिए, अगर बाजार कह रहा है चार्ट्स पर सेल आ रहे हैं, बिल्कुल सेल कीजिए, लेकिन जब तक चार्ट पर सेल नहीं है बिल्कुल निराश नहीं होना है, कोई नेगेटिव व्यू को अपने अंदर नहीं लाना है। चार्ट्स गिव यू एन एग्जिट, आप एग्जिट करें, फिर एंट्री मिलेगी, इसमें नहीं तो दूसरे शेयर में मिलेगी, लेकिन चार्ट के बेसिस पर रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी। अब मेरे सर बहुत बार चार्ट 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 सुना है अब मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा चार्ट है। आपने कहा कि अनगिनत चार्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, आप किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? देखिए, मैंने भी ओवर द ईयर्स बहुत ठोकरे खाकर कुछ सिस्टम्स बना लिए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप बेसिक, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि अगर आप सिंपल बेसिक चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, हायर बॉटम्स देख रहे हैं, कि क्या आप अपने आज ये पॉडकास्ट सुनने के बाद जिस भी शेयर में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है आपकी, उसका चार्ट खोलें, उसमें देखें कि क्या उसमें हायर बॉटम्स बन रहे हैं या उसमें लोअर पीक्स बन रही हैं, जो आपको एक नज़र चार्ट देखने से पता लग जाएगा। हायर बॉटम बन रहे हैं तो होल्ड करना है, लोअर पीक्स बन रही हैं तो एग्जिट करना है। ये अगर आप छोटा सा डिसिप्लिन रख लें तो गलत शेयर से आप तुरंत बच जाएंगे। 5 मिनट का एनालिसिस लाखों रुपए का नुकसान बचा सकता है। सो फॉर दैट ऑल यू नीड इज टू लर्न टू रीड चार्ट्स वेल एंड देन बिलीव इन इट। अदरवाइज देखिए क्या होता है, भाई ठीक है चार्ट कह रहा था लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ, हमने तो लिया नहीं, अब ले रखा था, नुकसान कैसे दे दें, या प्रॉफिट आ रहा था तो हमने तो तुरंत बुक कर लिया, जबकि चार्ट कह रहा था होल्ड करो। वो शेयर बाद में 10 गुना हो जाता है, लेकिन आप उसमें से 58-54 लेकर के खुश हो जाते हैं। तो उसको पूरा सिस्टमेटिकली करें, तब आप बाजार में टिक पाएंगे और बड़ा पैसा बनेगा। बहुत से लोग हैं जो अपना पोर्टफोलियो बार बार चेक करते रहते हैं, तो ये आदत क्या ठीक है? अब देखिए, आजकल तो लोग इंस्टाग्राम फीड चेक करते रहते हैं, मैं देखता हूँ, तो वो भी आदत ठीक नहीं है, लेकिन आदत पड़ जाती है, अब क्या करें। तो देखिए, लेकिन क्या है कि इससे एंग्जाइटी होती है, मीनिंगलेस एंग्जाइटी है। बार बार शेयर का दाम देखते रहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, हल्का सा बढ़ता है तो फिर आप काट देते हैं कई बार, क्योंकि आप देख रहे थे। अब देखिए, लोगों ने प्रॉपर्टी में इतना पैसा कमाया है क्योंकि रोज रोज उसका दाम नहीं पता लगता है। अगर रोज सोचिए आपके मकान का कीमत कहीं पे फ्लैश हो रही होती तो आप किसी ना किसी दिन तो बेच ही डालते उसको। तो यही फ़ायदा है, तो इसलिए अच्छा है कि तो इससे बचना चाहिए मेरी राय में। आपको पीरियोडिकली ही चेक करने चाहिए दाम। तो ये उन सभी लोगों के लिए सलाह है जो अपने बार बार पोर्टफोलियो को चेक करते रहते हैं। साल में एक बार रिव्यू करने की सलाह देते हैं? डिपेंड करता है आप कितने एक्टिव इन्वेस्टर हैं। जैसे अगर आप प्रोफेशनल हैं, रोज़ देखिए, दिन में 5 बार देखिए, लेकिन सिस्टमेटिकली देखिए। अगर आपको कोई एक्ट करना है, अगर एक्ट ही नहीं करना है, आपको करना ही महीने में एक ट्रेड है, तो फिर रोज रोज देखकर अपना समय क्यों जाया कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ सर, ये ऑप्शन बाइंग किसके लिए होता है, ऑप्शन सेलिंग किसके लिए होता है? जो खतरा मोल ले सकता है उसके लिए होता है। तो असल में ऑप्शंस जो हैं दैट इज़ प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो समझिए कि डेरिवेटिव आम आदमी के लिए नहीं बना है, डेरिवेटिव इज़ मेंट फॉर अ प्रोफेशनल। तो अगर आप अपने आप को एक पेशेवर ट्रेडर इन्वेस्टर मानते हैं तब आप ज़रूर करिए। आपको लगता है पेशेवर नहीं है, अभी प्रो नहीं है, तो आपके लिए नहीं है, थोड़ा सीखिए, प्रो हो जाइए, फिर करिए ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत लेवरेज मिलता है और लेवरेज दो धारी तलवार है। आपके खिलाफ चली गई तो देखिए पता ही नहीं लगता है कब खाता खाली हो जाता है। तो ऑप्शंस तब करें वंस यू अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व। अब हम कई बार कहते हैं भाई रिस्क इन्वॉल्व समझिए, रिस्क को समझिए, उसको तरजीह दीजिए। तो लोग रिस्क को समझते हैं मैकेनिकली, इंटरनलाइज नहीं कर पाते, और फिर जब विकराल स्वरूप में रिस्क आपके सामने खड़ा होता है तब आपके होश फाख्ता हो जाते हैं। तो रिस्क को समझिए फिर करिए, दैट आई थिंक इज द राइट वे। बट इसका मतलब ये नहीं कि डेरिवेटिव को खराब चीज़ है पर से। डेरिवेटिव इज़ वेरी पावरफुल फॉर समबडी हु अंडरस्टैंड्स इट, बट अगर नहीं समझ आता है, आप उसका खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं हैं,
तो आप छोड़ दीजिए। और भी बहुत तरह से बाजार का में पैसा बनता है, जैसे मैंने कहा कि वे बहुत रास्ते हैं, तो रास्ता सही से चुनिए, दैट इज आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि किसी सोशल मीडिया में आपने सुना है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसा बनता है, वही करना है, तो जरूरी नहीं है कि वही करना है। या कोई आपके फ्रेंड करते हैं, वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पैसा कमाया, तो इसलिए आप भी ऑप्शन करने लगे, जरूरी नहीं। लेकिन ऑप्शन बाइंग या सेलिंग से लोगों का ऐसा मानना है कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की जो होती है ना, वो इससे ही हो पाती है। ऐसा नहीं है। देखिए, ऑप्शंस टिपिकली देखिए उसके लिए बना है जिसका थोड़ा रिस्क एपिटाइट हो। अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस वो लोग ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं जिनके रिस्क एपिटाइट कम है। तो जिसके पास पूंजी कम होती है वो ऑप्शन बाइंग करने लगता है, जबकि ऑप्शन बाइंग उसके लिए है जिसके पास बहुत पूंजी है। तो अगर आपके पास पूंजी कम है तो इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। तो अपने रिस्क को समझिए पहले, आपके पास कितनी कैपिटल है, कितना खतरा आप मोल ले सकते हैं, और क्या लिमिटेशंस हैं लाइफ में, और फिर उसके मुताबिक एक स्ट्रेटजी बनाइए, उसमें अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लीजिए, और फिर आप काम करेंगे तो ठीक है। वो थोड़ा बोरिंग होगा, अगेन आपको लगेगा यार ये तो सपना चकनाचूर हो गया, हम तो सोच रहे थे अगले साल ऑप्शन करके कमा लेंगे, लेकिन आप खतरों से बच जाएंगे। यू विल गेट देयर, बाजार आपको वहाँ तक पहुँचा। देखिए, मेरा हमेशा से मानना है आप कम सोच कर आइए। आप सोचिए मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, थोड़े से रिटर्न से मैं संतुष्ट हूँ। जो ये सोच के आता है उसको बाजार भरपूर देता है, और जो सोचता है मुझे तो बहुत रिटर्न चाहिए, उसको बाजार कुछ भी नहीं देता है। तो यही पुरानी बात है और यही याद रखनी चाहिए। ये सवाल हो सकता है आपको बेवकूफ़ाना लगे, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है ऑप्शन उसके लिए है। अब ये बहुत सारा पैसा मैं कैसे कैलकुलेट करूं? क्योंकि ये क्या ऐसा है कि जिसके पास 10 लाख है, या जो करोड़पति है, या जो अरबपति है, बहुत सारा पैसा कितना पैसा होता है? मतलब देखिए, रिस्क एपिटाइट होना चाहिए। मतलब देखिए, रिस्क बर्दाश्त करने की ताकत, थोड़ा पैसा आपका खत्म हो। अब मान लीजिए आपको रेंट आता है कहीं से, वो हर महीने आता ही रहता है, आप उस पर डिपेंडेंट भी नहीं है, पैसिव इनकम है, ठीक है ना, तो आप खतरा ले सकते हैं, फिर आपके लिए वो रिप्लेनिश करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए पेंशनर है जिसने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके पैसा बचाया है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, उसके पास तो वो पैसा वापस लाने का कोई और जरिया नहीं है। तो हर व्यक्ति का रिस्क एपिटाइट अलग होता है, अपनी व्यवस्थाएं, लिमिटेशन समझ करके ही फिर आपको काम करना चाहिए। ये बातें देखिए किताबी सी लगती हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो शायद तू जो सुन रहा होगा उसको लगता है अरे क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, लेकिन दिस इज़ लाइफ सेविंग। तो वन मिस्टेक एंड यू आर गॉन। तो दैट इज़ आई थिंक, एंड आई हैव सीन टू मेनी पीपल लूज टू मच मनी। तो लोग मुझे मिलते रहते हैं और वो बड़ा नुकसान। एक सज्जन मुझे मिले थे कुछ साल पहले, और वो कह रहे थे सर मैंने कॉलें खरीदी हैं, मैं अपने डीमेट खाते को बार बार चेक कर रहा हूँ, मेरे पास रिलायंस की कॉल है, कहीं दिख नहीं रही है। तो उनको ये भी नहीं पता था कि कॉल पुट होता क्या है, लेकिन वो कॉल पुट में ट्रेडिंग भी कर रहे थे और लाखों गवा भी चुके थे। तो अगर आप इतने कम जानते हैं और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैपिटल है नहीं, समझ कम है, बाजार में तजुर्बा कम है, मत करिए इसको। मेरे लिए तो बहुत हैरानी की बात है कि जो जानता भी नहीं है कॉल और पुट क्या है, वो भी ट्रेड कर रहा है। हाँ, कई बार देखिए आप खुद करते हैं, कई बार ब्रोकर लोग जो हैं जिनके यहाँ खाता होता है आपका, वो आपको सलाह देते हैं कि सर आप ऑप्शंस क्यों नहीं करते हो, इसमें तो बहुत पैसा बन जाता है। हाँ। तो आपको लगता है शायद यही कमा के दे देगा मुझे। तो मुझे लगता है कि कई बार लोग गलती कर देते हैं उस तरह की, उससे बचना चाहिए। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सेविंग से 1 लाख रुपए इकट्ठा किए। उन्होंने कहीं सुना था कि 1 लाख अगर है तो आप ऑप्शन में उतर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो कम पैसा लगा के, मतलब 1 लाख भी ज़्यादा है, आप शुरुआती काम करना 30,000 से 40,000 से करना, और कम पैसा लगा करके आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो क्या जिन्होंने सेविंग करी है, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इकट्ठा कर करके 1 लाख रुपए की पूंजी बनाई है, वो उस रुपए के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाएं? नहीं, देखिए क्या है, लाइक आई सेड कि देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा। 1 लाख इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 लाख भी किसी के लिए बहुत हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी नहीं होंगे। तो इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर, इट इज़ अबाउट कि आप उसको समझते भी हैं कि नहीं। अगर आप बिना समझे 10 करोड़ भी लगा देंगे तो वो भी जीरो हो जाएंगे। तो 1 लाख का विषय नहीं है, और अगर आप समझ के करेंगे तो 1 लाख को आप 20 लाख भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए समझना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या है, ये एक बहुत मुश्किल काम है ऑप्शन ट्रेडिंग, इसको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप सफल हो जाएंगे। तो देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व, बट इफ़ यू आर विलिंग टू गो ऑल द वे, तो डेफिनेटली पीपल हैव मेड ट्रेमेंडस मनी इन ऑप्शंस। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन में पैसा नहीं बनता है, ज़रूर बनता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसको पूरा सीखना पड़ता है, और उसमें रिस्क एपेटाइट भी चाहिए जो सबके पास नहीं होता है टिपिकली। मेरी समझ विकसित हुई है या नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ये मैं चेक कैसे करूं? देखिए शेयर बाजार की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ रिजल्ट तुरंत आता है।
और मतलब 100% मेरिटोक्रेसी है, किसी की सिफारिश नहीं चलती यहाँ। तो आपका जो खाता है वही बता रहा है कि आपने क्या कुछ किया है। मैं तो इनफैक्ट लोगों को ये कहता हूँ कि जो आपके पास्ट ट्रेड्स हैं उनको हमेशा सामने रखिए अपने, कि मैंने पहले ये लिया था। कई बार हम कहते हैं भी ठीक है नए सिरे से शुरू करेंगे, अब वो पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे, अब मैं संकल्प करता हूँ अच्छे से करूँ। अब जब जब आपने कहा अच्छे से करूँगा, करा आपने वही 2-3 बार तो अच्छे से किया, स्टॉप लॉस भी रखा, फिर उसके बाद फिर से वही घोड़े वही मैदान। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि आपको अच्छे से करना है तो पूरी तरह से रीसेट करना पड़ता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो बाजार में रिजल्ट्स तुरंत आ जाते हैं, आप अपने खाते को चेक करिए, पैसा बन रहा है तो यू आर डूइंग वेल, पैसा नहीं बन रहा है तो इट इज़ मीनिंगलेस। तो शेयर बाजार में आप काम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो पैसा बनना ही चाहिए। नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। आपने जो सीखा, हालांकि वो कहते हैं ना करत करत अभ्यास से, तो ये तो मुझे मालूम है कि वो होते होते ही इतना हुआ होगा, लेकिन उसके लिए पहले की भी कोई प्लानिंग थी? घर पे आपने किसी को ट्रेडिंग करते हुए देखा था? जी। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, क्या था? देखिए हालांकि देखिए मेरी मदर ट्रेड करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, बहुत सालों से करती आई हैं, तो उनको मैं देखता था बचपन में। मदर ट्रेडिंग हाँ करती जी, थी? मेरी मदर ये तो उल्टा हम सुन रहे हैं। उस जमाने में तो महिलाएं बिल्कुल ही दूर रहती थी नहीं फाइनेंस मेरी से। मदर तो बहुत समय से, मतलब जब से मुझे याद पड़ता है वो करती थी ये इन्वेस्ट। कौन से दशक की बात आप बता रहे हैं? ये जब मैं स्कूल में था तब से देखता रहा उनको इन्वेस्ट करते हुए। और उस ज़माने में क्या होता था कि वो शेयर सर्टिफिकेट हुआ करते थे, अब तो डीमैट वगैरह है, उस समय डीमैट नहीं था, और रेट अखबार में आते थे, तो न्यूज़ चैनल्स भी नहीं थे। तो पहले, बाद में टिकर चलने लगा तो हम उसमें रेट देखते थे। उससे पहले हम लोग रेट देखते थे अखबार में, और अखबार में 2 दिन के डिले के साथ प्राइसेस आते थे, तो वो प्राइसेस चेक करती रहती थी और हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। तो मुझे तब से इंटरेस्ट था बाजार में। लेकिन ऐसा देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक टेम्परामेंट होता है, साइकोलॉजी होती है। तो आप धीरे धीरे करके लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। किसी सफल ट्रेडर के साथ जुड़ जाइए, उनको ऑब्जर्व करिए, देखिए कि क्या गलती करते हैं, कैसे समझते। गलती सब करते हैं, तो कोई भी अगर आप कहें कि परफेक्ट कोई है तो कोई होता ही नहीं है। बट अगर आप धीरे धीरे सीखते रहते हैं तो बहुत सारे लोग आपको अपने परिवेश में मिल जाएंगे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न इट। सो ट्रेडिंग इज़ अ स्किल। तो इट इज़ पार्ट साइंस पार्ट स्किल। तो स्किल करने के लिए देखिए हमारे यहाँ होता है ना, जैसे गुरु शिष्य परंपरा है, तो उसमें क्या है कि एक आपको उस्ताद की शागिर्दी करनी पड़ती है, तब आप उसको देखते हैं बजाते हुए, धीरे धीरे करके आप भी कब बजाने लगते हैं पता नहीं लगता है। तो बिल्कुल वैसा ही मामला है यहाँ पर, आपको किसी के साथ देखते देखते ही आप सीखते हैं इसको। देखते देखते आप सीखते हैं, पर ऐसा भी इतिहास में है कि अंगूठा ही मांग लेते हैं फिर उसके बाद। बिल्कुल ठीक। तो वैसी वाली परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, गुरु देख लेना चाहिए। एक चीज मैं और समझना चाहती हूँ सर, स्विंग ट्रेडिंग हमने बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग? शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग, उसको स्विंग कहते हैं, और छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करना जो कि सिंगल डायरेक्शन मूव्स हों, तो उसको स्विंग कहते हैं। और आम तौर पर बोलचाल की भाषा में जिसे स्विंग माना जाता है वो 5-6 दिन की ट्रेडिंग, आज खरीदें 2-4 दिन रखें, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही कंफर्टिंग सी चीज़ है, उसमें इंट्राडे का प्रेशर नहीं होता है, और उसमें अगर आप ठीक ठाक चार्ट देखना जानते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो इट इज़ अ गुड प्लेस टू बिगिन। तो अगर आप नए हैं, सोच रहे हैं क्या करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोरिंग लगती है, इंट्राडे का टाइम नहीं है, तो स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा विकल्प है। लेकिन जो कुछ भी आप करें, देखिए इट टेक्स टाइम, देयर इज़ अ लर्निंग कर्व इन्वॉल्व। तो हम चाहते हैं कि हम पहले दिन जो है लाखों कमा लें, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है। तो आपको पूरी वो यात्रा है वो तय करनी है, पूरा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो शुरू से शुरू करिए, थोड़ी सी कैपिटल डालिए। अगर आप थोड़ी सी कैपिटल डालकर काम करते रहे तो इससे आपका पेशेंस चेक होता है कि आप कितने समय तक बहुत छोटे रिवॉर्ड के लिए केवल अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए ट्रेड करते रहते हैं। और जब आप वो करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है विद टाइम यू विल लर्न। समटाइम्स यू लर्न कि भाई नहीं, जो मैं सोच रहा था वैसा तो परिणाम आ ही नहीं रहा है, तो आप उन चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे करके आपका एनालिसिस बेहतर हो जाता है। आपको ये समझ आ जाता है कि क्या काम नहीं करेगा। दैट आई थिंक इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी भूल कौन सी थी, तो वो याद है आपको? भूल देखिए बहुत होती रहती हैं, मतलब देखिए इतनी हैं कि उनको याद, पर सबसे बड़ी तो दिन कोई रात एक होता आधी रहता होगी। है, कुछ ना कुछ याद होता रहता है। भूल देखिए कई बार क्या होता है कि आपकी अपनी गलती नहीं होती है। मुझे याद आता है एक ट्रेड में, नाम नहीं लूँगा शेयर का, तो बहुत साल पहले की बात है, तो मैंने वो शेयर लिया हुआ था, चार्ट बहुत अच्छा था, और उसमें क्या था कि उस शेयर को मैं ट्रैक कर रहा था, फिर चार्ट बिगड़ा, मैंने उसको छोड़ दिया ट्रैक करना,
फिर एक साहब का फ़ोन आया, उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। तो उन्होंने कहा यार वो शेयर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, उसमें ये होने जा रहा है और मुझे लगता है आने वाले 2 साल में हो जाएगा। तो सुन कर के मैं प्रभावित हो गया, बिना चार्ट देखे इन्वेस्ट किया। और बाद में फिर देखा चार्ट, तो चार्ट उतना अच्छा नहीं था। फिर मुझे लगा चलो होल्ड कर लेते हैं, कुछ समय रखा, बाद में नुकसान में बेचना पड़ा। तो मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ कि नुकसान हुआ, मुझे दुख इस बात का हुआ कि बिना पूरी तरह से तहकीकात करे, बिना अपना एनालिसिस पूरा किए, अपने चेक बॉक्सेस पर टिक किए निवेश कर लिया। तो अगर आप किसी की भी बात पर इस तरह निवेश करते हैं तो गलती उनकी नहीं होती है, गलती आपकी होती है। तो अपने को दोष देना चाहिए और यू शुड रियलाइज़ कि इट इज़ योर ओन मनी एंड यू हैव टू बी विजिलेंट। तो बाद में देखिए क्या होता है, कई बार गलत ट्रेड आ जाता है, भूल से आ जाता है, हमारे पास भी आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, गलत ट्रेड है तो निकल जाइए तुरंत। जब रियलाइजेशन हो गया कि ये ट्रेड तो टेक्निकली सही नहीं है, ये गलती किसी न किसी झोंक में लिया गया है, तुरंत काट दीजिए। उसके बाद फिर आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लीजिए, तब आप देखेंगे वापस आप बाय नहीं करेंगे उसको। तो अगर वो था आपके पास तो आप उसको होल्ड कर रहे हैं 2-2, 3-3 साल, लेकिन एक बार काट दिया तो फिर बाय नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें मेरिट नहीं था, उसको निकाल देना चाहिए था। तो ये छोटे से चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो विद टाइम आप सीख जाते हैं। मैंने अभी तक आपसे सर 50 मिनट बात की है और 50 मिनट में मुझे ये समझ में आया कि चार्ट वो विद्या मेरा बालन का जीवन ही चार्ट के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो इसलिए नहीं, वही। विद्या बालन का एक डायलॉग है मूवी का जिसमें वो कहती है कि भारत में 3 चीजें ही चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो अभी तक की इतनी बात से मुझे एक चीज समझ में आई, मैं एक और चीज़ चार्ट। कहता हूँ इस पे कि देखिए ऐसा है कि चार्ट तो इम्पोर्टेंट है, और चार्ट केवल आपको अपने ही स्टॉक का नहीं देखना है, आपको ग्लोबल इंडाइसेस का देखना है, वर्ल्ड मार्केट्स का देखना है, गोल्ड सिल्वर कॉपर का देखना है, चाहे आप ट्रेड करें उसमें ना करें। तो एक बार आप चार्ट देखने लगते हैं तो देखिए एक पर्सपेक्टिव मिलता है आपको, एक पॉज मिलता है कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। और उसके बाद एक सिस्टम बनाइए, फिर एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए कि मैं कितना पैसा लगा सकता हूँ, कहाँ से शुरू कर सकता हूँ, कितना खतरा लेना है, उसमें कितना साल लगेगा। जैसे आज आप कोई कारोबार शुरू करते हैं तो एक बिजनेस प्लान बनाते हैं ना कि इतनी पूंजी है। अब वो बात सही है कि बिजनेस प्लान जो बनाया जाता है वो बहुत ही कभी वैसा होता नहीं है, लेकिन प्लान तो बनाना जरूरी है। तो वैसे ही अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की जर्नी का भी एक प्लान बनाइए, फिर इतना सा होमवर्क कर लीजिए पॉडकास्ट सुन के, और फिर देखिए कि कितना बड़ा फर्क आपके रिजल्ट्स में आता है। तो दैट इज ऑल, दैट इज आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं शुरू की तीनों पोजीशन अगर चार्ट के लिए छोड़ दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड चार्ट, तो भी 4th और 5th नंबर पे कुछ तो है जो हमें देखना है। साइकोलॉजी है। अच्छा, तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, चार्ट से भी बड़ी, चार्ट का मकसद क्या है? जैसा मैंने आपको कहा कि चार्ट कोई दैविक शक्ति तो आपको देता नहीं, ना ही चार्ट में कोई ऐसा गुण ज्ञान है जो कि पाना बहुत मुश्किल है, समझना मुश्किल। चार्ट इज सिंपल, व्हाट इट डज इज इट गिव्स यू द मीन्स टू कंट्रोल योर ओन इम्पल्सेस। बस जो आपके मन की आवाज है ना, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, उस पर काबू पाने में चार्ट मदद करते हैं। बस यही काम है चार्ट्स का। तो अपनी साइकोलॉजी जो है वो समझें और उसके हिसाब से एक सिस्टम डेवलप करें। दैट इज द आइडिया। तो इस साइकोलॉजी के हिसाब से सबका सिस्टम भी अलग अलग होगा? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा आप आपका सिस्टम बताइए ना हमें। देखिए सिंपल सिस्टम है, मैं बढ़ते हुए शेयर को खरीदता हूँ, मेरा हमेशा से सिस्टम यही रहा है, गिरते हुए शेयर को मैं बेच देता हूँ, सिंपल सी बात है। हाँ। और ये आप करते रहेंगे तो मेरा मानना है कि जिसको ट्रेंड फॉलोइंग कहा जाता है, तो अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो यू आर मेकिंग मनी। आई थिंक यू शुड बी मेकिंग मनी इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। एंड इंडिया लकीली जब से देखिए मैंने अपना करियर शुरू किया, आज का ये पॉडकास्ट बंद हो जाए तो उसमें आप देखिएगा एक ईयरली चार्ट डालिएगा निफ्टी का, जिसमें एक कैंडल 1 साल के बराबर होती है। आप देखेंगे ऐसा वर्टिकल आपको दिखेगा। अब ऐसे मार्केट में भी आप नहीं कमा पा रहे हैं तो कहाँ कमाएंगे, कब कमाएंगे आप? तो बाजार इससे बेहतर नहीं होगा। ना कमाना ये आपकी नाकामी है, बाजार की गलती नहीं है इसमें। तो अगर जो पहले हुआ, जो इतिहास रहा है वही भविष्य रहेगा, ये ऐसा मानते जरूरी हुए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन long term में? एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। देखिए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन अंटिल अ फोर्स इज अप्लाइड। वही सेम प्रिंसिपल शेयर की कीमतों में भी होता है। तो जो हो रहा है वही होता रहेगा, इसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं, बस इतनी सी बात। मैंने जब आपसे पूछा सर कि आप अपना बताइए आप कैसे ट्रेड करते हैं, तो आपने कहा मैं बढ़ता हुआ शेयर खरीदता हूँ और गिरता हुआ शेयर बेच बिल्कुल देता हूँ। सही बात। अब 99% लोगों की तो प्रॉब्लम ही है ये इसके ना उल्टा। कि जैसे ही खरीदते हैं गिरने लगता है और जैसे ही बेचते हैं चढ़ने लगता है। 90% लोगों की समस्या है कि वो गिरे हुए शेयर को, जो बहुत पिट चुका होता है, जो बहुत सस्ता मिल रहा होता है,
वो खरीदते हैं, जिसका कीमत कम होती है, जो 8 रुपए का, 10 रुपए का, 11 रुपए का ट्रेड है, उससे जो शेयर है उससे एक लगाव है लोगों का। आप 5,000 रुपए का शेयर किसी को रेकमेंड करें तो कोई नहीं खरीदता है, क्योंकि हमें लगता है यार 5,000 का क्या सर, कोई ऐसा बताइए ना 10 रुपए वाला, 15 रुपए वाला। तो वो लोगों का, अब आप देखिए जो 5,000 का है वो क्योंकि जनता उसमें नहीं है, वही बढ़ता रहता है। देखिए, तो बढ़ते हुए शेयर को खरीदना सीखिए, थोड़ा मुश्किल का काम है, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इट बिकम्स हैबिट, रिफ्लेक्स एक्शन, और आप देखेंगे वही शेयर भाग जाते हैं। आपकी बातों से ये मैसेज ना जाए कि हमेशा छोटा सा आपको हैक देता हूँ। हाँ। हैक ये है, वो शेयर खोजिए, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए जिनकी कीमत 5,000 से ऊपर है। एक जमाने में तो बहुत गिने चुने शेयर थे, अब तो बहुत हो गए हैं, और उनको ट्रैक करिए, खरीदना नहीं किसी को भी, केवल ट्रैक करिए उनकी परफॉर्मेंस। आप देखेंगे कि उनमें ट्रेंड चलते ही रहते हैं महीनों तक। तो 5,000 रुपए से ऊपर के शेयर्स को ट्रैक करना शुरू कीजिए। इससे ये मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि जा रहा है कि जो 5,000 से ऊपर वाले शेयर हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका दाम 5,000 से ऊपर है वो शेयर्स आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स बाय नहीं करते हैं, तो उसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स रहते हैं टिपिकली। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे 10,000 के शेयर हैं जो 100 रुपए के रह गए। ऐसा नहीं है कि हमेशा 10,000 का शेयर भागता ही रहेगा, आपको चार्ट पर स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा, एग्जिट भी करना पड़ेगा। लेकिन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यू आर बेटर ऑफ बाइंग हाई वैल्यू स्टॉक्स। दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस। तो उसको जरूर आपको देखना चाहिए। अब मुझे आप ये भी बताएं कि ये FIIs का जो हम लगातार बिकवाली देख रहे हैं, और अभी तो जो रीसेंट नंबर आया है वो बहुत हाई है, क्या ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इंडियन मार्केट से अब भरोसा उठ रहा है? नहीं, देखिए, ये बात समझिए कि FIIs जो हैं आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। उनका मकसद प्रॉफिट कमाना है। अगर उनको भारत में प्रॉफिट होता दिखेगा वो डेफिनेटली आ जाएंगे। अभी नहीं आएंगे तो साल भर बाद आ जाएंगे, 6 महीना बाद आ जाएंगे। तो इसलिए उस पर हताश होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही FIIs को रिझाने के लिए हमें कुछ करना है। इट इज़ अबाउट वी आर अ ग्रेट इकोनॉमी, ग्रेट मार्केट वेयर पार्टिसिपेशन इज ग्रोइंग, दे विल इवेंचुअली कम। तो वन शुड नॉट लूज स्लीप ओवर FIIs नॉट कमिंग। ठीक है, अब मैं चलते चलते रैपिड फायर आपके साथ खेल रही हूँ। मेरे पास 5-6 सवाल है, आप एक लाइन में या हाँ ना में आप जवाब दें। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? बोथ डिपेंड करता है कि कौन जी आप किस तरह के हैं और क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बाइंग या स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग। ऑलराइट, बिगेस्ट लॉस आपका? कि मैंने ट्रेडिंग थोड़े लेट शुरू करी, दैट हैज बीन माय बिगेस्ट लॉस। तो मुझे इन्वेस्टिंग जो है पहले करनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, टाइमली शुरू करी। डन। ट्रेडर्स की सबसे डेंजरस हैबिट? देखिए, आजकल हैबिट ये है सोशल मीडिया, जैसे एक्सचेंजिंग आइडियाज़, मैंने ये लिया है, इस पर क्या करूं, दूसरे के ओपिनियन लेते हैं, अपने ट्रेड बताते हैं। अपने ट्रेड को बहुत गोपनीय रखना चाहिए, किसी से डिस्कस नहीं करना है। क्या पैसा बनाने के लिए हर शख्स को ट्रेडिंग करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हर आदमी कर सकता हो या हर को करनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिंग सबको करनी चाहिए। आखिरी सवाल, कोई ऐसी किताब आप रेकमेंड करें जो हर ट्रेडर को पढ़नी चाहिए? मार्केट विजर्ड्स बाय जैक शॉगर, आई थिंक दैट इज़, उसके 3 पार्ट्स हैं मेरे ख्याल, तो वो ज़रूर पढ़ें। उसमें आपको कई सारे अलग अलग तरह के ट्रेडर मिलेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। बस मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि आपने जितनी बातें बताई हैं उसको लोग गांठ बांध के रखेंगे, गौर करेंगे। ऐसा नहीं कि बस एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, तो फिर जो पर्पस है इस पॉडकास्ट का वो सॉल्व हो नहीं पाएगा। पर आपने इतनी काम की बातें बताई मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।